वेलकम दोस्तों, आप सभी का आज के लेक्चर में स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे जितने भी सारे अधिनियम हैं उसमें परिभाषाएं हैं उन पे। मैंने अभी तक जितने भी एक्ट पढ़ाए हैं उन सब के डेफिनेशन को नहीं पढ़ाया था, तो आज मैं प्रयास करूंगा कि जितने सारे एक्ट हैं उसके डेफिनेशन को पढ़ा दूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला एक्ट है मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993। इसमें जो फेमस आपके डेफिनेशन है उसको हम लोग पढ़ेंगे कि क्या क्या डेफिनेशन इसमें काम का है। तो एक बार मैं आपको PYQ बताऊँगा कि कौन कौन से डेफिनेशन इस एक्ट से अभी तक आए हैं, ताकि आपको समझ आए कि हम लोग पढ़ रहे हैं वो इसमें है भी कि नहीं। जैसे 2024 वाला आया था मानव अधिकार क्या है, ठीक है, क्वेश्चन आया था, ये देखो ये आया था 2024 में आया था, 2 नंबर में ही आता है। एक्ट को लिखने के लिए याद रखने, धारा लिख देना, धारा 2 और अधिनियम का नाम जरूर लिखना, एक्ट का नाम, ठीक है। कुछ धारा परिभाषाएं ही 2 के अलावा किसी और में हैं, उनको बस थोड़ा ध्यान रखना। बाकी सब जो है जितनी भी परिभाषाएं 2 में मिलती हैं, तो धारा 2 एक्ट का नाम जरूर लिख देना, ठीक। इसके अलावा इसमें से कोई परिभाषा और अभी तक नहीं पूछा गया था। मानव अधिकार क्या है बस क्वेश्चन आया था पिछले बार 2024 में। तो बाकी हम लोग देखते हैं क्या क्या और आ सकता है, जो इंपॉर्टेंट उसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है सशस्त्र बल। सशस्त्र बल, सशस्त्र बल से आप क्या समझते हैं? सिंपल सा डेफिनेशन इसमें दिया हुआ है, उसको देखो, एकदम छोटा सा डेफिनेशन है कि सशस्त्र बल से नौसेना, सेना, वायुसेना अभिप्रेत है। तो नौसेना यानी कि हमारा जो जल वाला, सेना मतलब स्थल वाला और वायु मतलब वायु वाला। तो नौसेना, सेना, वायुसेना अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत संघ का कोई अन्य सशस्त्र बल है। कितना छोटी परिभाषा है, 2 नंबर देख के जाएगा, कितना अनमोल है। सोचो हम लोग 2 नंबर कितना मेहनत करते हैं, बट श्योर नहीं रहते, इसमें मिलेगा आपको। तो सशस्त्र बल क्या है, सिंपल से चलो मेरे साथ याद कर लो। सशस्त्र बल में तीनों सेना का नाम लिखना है, नौसेना, जल सेना और सेना, तीनों अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत संघ का कोई अन्य, और इसके अंतर्गत संघ का कोई अन्य सशस्त्र बल है। याद करो, चलो आंख बंद करके एक बार बोलो मेरे साथ, अपने मन में बोलो, चलो मैं रटा दूंगा आपको, टेंशन मत लो, पूरा बोलो चलो। सशस्त्र बल से क्या सा है, तो सशस्त्र बल से नौसेना, सेना और वायुसेना विपरीत है और इसके अंतर्गत संघ के कोई अन्य सशस्त्र बल है, ठीक। डेफिनेशन याद हो गया, एज इट इज रटना है, इसमें कोई समझने वाली बात नहीं है। 2-3 पॉइंट है, मैं उसको समझा दिया ताकि आप उसको याद भी कर लें आसानी से। पहला हो गया अध्यक्ष, ये नहीं आएगा, काटो। मुख्य आयुक्त भी नहीं आएगा, काटो। आयोग, ये भी नहीं आएगा। अब ये देखो मानव अधिकार से क्या आशय है, जो आएगा उसको मैं टिक भी मार देता हूँ, ठीक है। मानव अधिकार से क्या आशय है, ये पिछले बार आया हुआ था, पढ़ लेते हैं एक बार। मानव अधिकार से प्राण, स्वतंत्रता, समानता और व्यक्ति की गरिमा, 4 चीज़ें हैं। क्या क्या है, प्राण, स्वतंत्रता, समानता और व्यक्ति की गरिमा से संबंधित ऐसे अधिकार अभिप्रेत हैं। देखो यहाँ भी क्या था, अभिप्रेत वर्ड, तो अभिप्रेत वर्ड यूज जरूर कर देना, ये वर्ड को यूज जरूर करना, चाहे तुम परिभाषा याद है नहीं है, इसको जरूर यूज करना बीच में घुसा के, ताकि उसको लगे कि हाँ ये सच में एज इट इज परिभाषा लिख रहा करके, ठीक है। अभिप्रेत है जो क्या क्या कंडीशन है पहला, संविधान द्वारा प्रत्यभूत किए गए हैं। पहला क्या है, संविधान द्वारा प्रत्यभूत किए गए हैं, या अथवा चीज़ें, मतलब या अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविधाओं में सन्निविष्ट, सन्निविष्ट मतलब शामिल है, एक टाइप से सिंपल वर्ड में, अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविधा में शामिल है और भारत में न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय है। तो देखो संविधान की बात कर रहे हो, संविधान द्वारा प्रत्यभूत, तो उसमें कुछ और कंडीशन नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविधाओं में सन्निविष्टन की बात कर रहे हो, सन्निविष्ट की, तो उसको न्यायालय से यहाँ पर पुष्टि भी, प्रवर्तनी भी होनी चाहिए। तो ये दोनों एक ही पार्ट है, मतलब, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, वो आपके ऐसे अधिकार मानवाधिकार कहलाएंगे। तो कैसे बोलेंगे इसको, बोलने के लिए याद करो चलो मेरे साथ। मानव अधिकार से 4 चीज़ें, पहले जीवन, प्राण आएगा, प्राण, स्वतंत्रता, समानता और व्यक्ति की गरिमा से संबंधित ऐसे अधिकार अभिप्रेत हैं जो पहला संविधान द्वारा प्रत्यभूत है, संविधान द्वारा प्रत्यभूत हो गए उतने काम हो जाता, या दूसरा कंडीशन, या अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविधाओं में सन्निविष्ट है जो न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय है, सन्निविष्ट है और भारत में न्यायालय द्वारा क्या है, प्रवर्तनीय है। मेरे ख्याल से याद हो गया होगा आपको। मानवाधिकार न्यायालय नहीं आएगा, छोड़ो। अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविधा से आप क्या समझते हैं, ये ठीक है, चलो इसको भी देख लो। ये च, छ, क, फ ये सब नहीं पढ़ना है, बस धारा 2 याद रखना काफ़ी है। और क्या इंपॉर्टेंट, पहले मैं टिक कर लूँ क्या एक बार, कितना आपको याद करना है पता चल जाएगा फिर। सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग, ये सब नहीं आने वाला है, ये सब कर दो, नहीं आएगा।
जो अपने याद करना है वो मैं बस पढ़ाऊँगा आपको। ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, राज्य, ये भी नहीं, ये भी नहीं। तो बस इतना ही है। मतलब क्या क्या था, तीन ही तो था यार इसमें बस। एक सशस्त्र बल का था, दूसरा मानवाधिकार का था, और तीसरा अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविदा का था। तो दो तो याद करवा दिए, तीसरा पढ़ लो। देखो कितना सिंपल हो गया नहीं। अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविदा से तात्पर्य क्या है, चलो मेरे साथ पढ़ो, बहुत आसानी से मैं आपको समझा देता हूँ। अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविदा से संयुक्त राष्ट्र की महासभा, यूएन की जो महासभा होती है ना, यूएन की महासभा द्वारा 16 दिसंबर 1966, डेट क्या है, 16 दिसंबर 16/12/66, 16/12/66, 16 दिसंबर 1966 को अंगीकार की गई सिविल, कैसी, सिविल और राजनीतिक अधिकारों, दो चीज़ था, पहला था सिविल और दूसरा क्या था, राजनीतिक। तो सिविल और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविदा और आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविदा तथा संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ की महासभा द्वारा अंगीकार की गई ऐसी अन्य प्रसंविदा या अभिसमय जो केंद्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे अभिप्रेत है। तो इतना सारा पॉइंट था इसमें। 3 पॉइंट में अगर तोड़ दूं तो आपको ये आसानी से बन जाएगा, ठीक है। अगर मैं इसमें पेज ले पाऊँ तो आपको ज़्यादा अच्छे समझा दूंगा। क्या खाली जगह तो ऐसे है यहाँ पर, इतने में बता देते हैं, छोड़ो। देखो अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविदा क्या क्या चीज़ था भाई, इसमें देखते हैं। चलो प्रसंविदा सिंपल सा चीज़ है, मानने वाला पहले जो संस्थान है उसको मानो। तो सीधा क्या है, अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविदा से, अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविदा से यूएन की, जो उसको अंगीकार करेगा पहले उसका नाम लिख दो, यूएन की महासभा द्वारा 16 दिसंबर 1966 को अंगीकार की गई क्या क्या चीज़, पहला सिविल प्लस राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविदा प्लस सिविल अधिकार, राजनीतिक अधिकार लिख दिया, फिर प्लस आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविदा प्लस तीसरा नंबर पे क्या था, अन्य प्रसंविदा जो केंद्रीय सरकार यानी भारत की जो सरकार है, केंद्रीय सरकार द्वारा क्या हो भाई, विनिर्दिष्ट करें। यहाँ पर लिखना अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविदा से अभिप्रेत है, फिर ऐसे एरो करके लिख देना। तो चलो याद हो गया। अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविदा से क्या अभिप्रेत है, तो सिंपल सी बात है, अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविदा से अभिप्रेत है संयुक्त राष्ट्र की महासभा द्वारा 16 दिसंबर 1966 को, आंख बंद करके बोलो चलो मेरे साथ, मैं भी आंख बंद कर ले, देख नहीं रहा हूँ ना, एक आध गलती होगा तो चले जाएगा। चलो पढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविदा से अभिप्रेत है संयुक्त राष्ट्र की महासभा द्वारा 16 दिसंबर 1966 को अंगीकार की गई क्या क्या अधिकार, उन अधिकारों का नाम रखो, सिविल, राजनीतिक अधिकार, फिर आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकार पर अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविदा और अन्य अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविदा जो केंद्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, वो हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविदा। सिंपल सा चीज़, कोई डाउट नहीं होगा, डाउट होगा तो टेलीग्राम के मैसेज बॉक्स में डालना, ठीक। तो पहला एक्ट का मैंने परिभाषा खत्म कर दिया, तीन ही आपको पढ़ना था, सशस्त्र बल, मानवाधिकार, अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविदा। क्विक रिवीजन, सशस्त्र बल क्या है भाई, चलो फटाफट आंख बंद करो, याद करो। सशस्त्र बल से नौसेना, सेना, वायुसेना अभिप्रेत है, या और लिख दो, और संघ के कोई अन्य सशस्त्र बल शामिल है। दूसरा मानवाधिकार, तो मानवाधिकार में 4 चीज़ें थी, क्या क्या, मानवाधिकार से प्राण, स्वतंत्रता, समानता और व्यक्ति की गरिमा से संबंधित ऐसे अधिकार अभिप्रेत हैं जो कहाँ कहाँ, शर्त क्या था, पहला संविधान द्वारा प्रतिभूत किए गए या अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविदाओं में विनिर्दिष्ट की जाए और भारत में न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय हो, ठीक। तीसरा अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविदा क्या है, तो अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविदा से अभिप्रेत है यूएन की महासभा द्वारा 16 दिसंबर 1966 को अंगीकार की गई सिविल, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविदा और कोई अन्य प्रसंविदा जो केंद्र सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए। सम कंप्लीट। चलो दूसरा एक्ट आ जाओ, घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम वाला होगा ये, घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम 2005, ठीक है। ये सब मैं अंदर की चीज़ बता चुका हूँ आपको, है ना, एक्ट वाले में, तो उसको अभी बताना ज़रूरत नहीं है।
तो घरेलू हिंसा से संरक्षण वाला देखते हैं। पहले देखते हैं क्या क्या चीज़ इसमें इम्पोर्टेंट है। तो इससे पहले PYQ बता दो क्या क्या इसमें आया हुआ है। चलो, घरेलू हिंसा से जो परिभाषा का PYQ है ना, बाकी नहीं, घरेलू हिंसा वाला परिभाषा का, हाँ ये रहा, व्यथित व्यक्ति की परिभाषा, और एक बार आया था घरेलू हिंसा की परिभाषा के अंतर्गत दुरुपयोग का वर्णन करना था, परिभाषा नहीं था। चलो, तो एक ही अभी तक मतलब इसमें आया है परिभाषा के पॉइंट ऑफ व्यू से। व्यथित व्यक्ति की परिभाषा कहाँ है? देखो पहले ही नंबर पे है व्यथित व्यक्ति। बताओ भला, अब इसको कोई ना पढ़े तो उसको हम लोग किस संबोधन से आपको कहा जाए? कुछ नहीं कह सकते, छोड़ो। व्यथित व्यक्ति, बालक, ठीक है, बालक छोटा सा है, पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। जो छोटा सा है उसको पढ़ने में क्या दिक्कत है यार, 2 मिनट लगना है। देख नहीं लिखा है, क्या लिखा है? ऐसा व्यक्ति विपरीत है जो 18 वर्ष से कम आयु का है और जिसके अंदर कोई दत्तक, सौतेला या पोषित बालक है, ख़त्म। तो उसको छोड़ने का कोई मतलब ही नहीं है, मतलब ऐसी चीज़ क्यों छोड़ें, है ना। चलो और आगे देखते हैं, 1 2 हो गया। तीसरा, मतलब पहले देख रहा हूँ क्या क्या आपको पढ़ना है। घरेलू घटना रिपोर्ट ये भी पढ़ना है। चलो, घरेलू नातादारी ये भी पढ़ना है, जो इंपॉर्टेंट लग रहा है सब पढ़ लेंगे। फिर घरेलू हिंसा, इसका परिभाषा धारा 3 में दी गई है, तो उसको वहाँ से हम लोग एक रिविजन भी कर लेंगे। वैसे मैं पढ़ा चुका हूँ एक तक समय। दहेज वहेज, मतलब जो ये दिया है ना वहाँ के अनुसार वो सब नहीं आएगा। मजिस्ट्रेट की परिभाषा, चिकित्सीय सुविधा, धनी अनुतोष, देख लेते हैं ना, थोड़ा छोटा छोटा चीज़ तो है, एक बार पढ़ा दूंगा तो याद हो जाएगा इन लोगों का, कहाँ लगे चक्कर में। और कुछ प्रत्यर्थी, वेरी गुड, ये आएगा, डन, प्रत्यर्थी आएगा, देख लेना। सामाजिक गृहस्थी, ये डेफिनेटली आएगा। ये आएगा, ये डेफिनेटली आएगा, ठीक है। कब आएगा इसको देख लेना बस, अब PSC में पक्का आएगा सामाजिक गृहस्थी परिभाषा। अब चाहे इस बार आए 25 में, चाहे 26 में आए, लेकिन आएगा, गारंटेड आएगा, ठीक है। चलो अब देखते हैं क्या क्या परिभाषा है। पहला, व्यथित व्यक्ति। तो व्यथित व्यक्ति से कोई महिला, कोई ऐसी महिला अभिप्रेत है, देखो फिर आगे अभिप्रेत, ये भूत प्रेत को जरूर लिख देना यहाँ पर, ठीक है। अर्थ में अभिप्रेत को जरूर लिख देना। तो जो अभी तक नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो, ताकि सबको फ़ायदा हो और इसमें अब ध्यान दो। चलो पढ़ो। व्यथित व्यक्ति से कोई ऐसी महिला, हाँ इसका PDF कहाँ मिलेगा फिर बोलोगे मेरे को। देख PDF इसका टेलीग्राम चैनल में मैंने डाल चुका है, आप लोग जाके वहाँ पर CGPC विद सुमित में सर्च करना, मिल जाएगा पूरा एक्ट का परिभाषा PDF, और ये अलग से सिर्फ परिभाषा वाला PDF भी मैंने कंबाइन करके दे दिया है, वहाँ देख के डाउनलोड कर लो, ठीक है, और प्रिंट आउट करा लेना। चलो अब याद करो इसको, क्या है व्यथित व्यक्ति की परिभाषा। तो व्यथित व्यक्ति से ऐसी कोई महिला विपरीत है जो प्रत्यर्थी, प्रत्यर्थी मतलब जो पुरुष होता है ना, जो मतलब घरेलू हिंसा का दोषी है, उसको बोलते हैं। प्रत्यर्थी की घरेलू नातेदारी में है या रही है, और जिसका अभिकथन है कि वह प्रत्यर्थी द्वारा किसी घरेलू हिंसा का शिकार रही है, व्यथित व्यक्ति कहलाते हैं। कितना सिंपल और कितना अच्छा परिभाषा है भाई, सिंपल सी बात ही। व्यथित व्यक्ति कौन होगा? इस एक्ट में तो महिला ही है, तो व्यथित व्यक्ति से ऐसी महिला विपरीत है जो कहाँ रहती है? प्रत्यर्थी के घरेलू नातेदारी में है या रह रही है, प्रत्यर्थी के घरेलू नातेदारी में है या रही है, और जिसका अभिकथन है, जो कही है कि भाई वो प्रत्यर्थी द्वारा घरेलू हिंसा का शिकार रही है। ठीक, सिंपल सा चीज़, ये हो गया आपका डन, वो हो जाएगा व्यथित व्यक्ति। अब दूसरा डेफिनेशन, सेकंड डेफिनेशन देखते हैं, बालक। तो बालक से क्या आशा है? तो बालक से ऐसा कोई भी व्यक्ति आशा है जिसकी उम्र 18 वर्ष से कम हो, और इसके अंतर्गत दत्तक, सौतेला या पोषित बालक तीनों आ जाता है। ठीक, सिंपल सा परिभाषा बालक वाला। ठीक, व्यथित व्यक्ति समझ गए कि नहीं समझे बताओ मेरे को। व्यथित व्यक्ति से कोई ऐसी महिला आशा है, ऐसी महिला विपरीत है जो प्रत्यर्थी की घरेलू नातेदारी GN में रही है या है, और जिसका अभिकथन है कि वो प्रत्यर्थी द्वारा घरेलू हिंसा, डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार रही है। ओके, डन। 1-2 बार लिख लो ऐसे ही आप लोग भी, तो आपको याद हो जाएगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं, घरेलू घटना रिपोर्ट क्या होता है। तो भाई सिंपल सी बात है, घरेलू घटना रिपोर्ट क्या होगा? तो ऐसी रिपोर्ट अभिप्रेत है जो किसी व्यथित व्यक्ति से घरेलू हिंसा की किसी शिकायत पर विहित प्रारूप में तैयार की गई। सिंपल सी बात भैया, ऐसी रिपोर्ट अभिप्रेत है उससे जो किसी व्यथित व्यक्ति से घरेलू हिंसा की शिकायत प्राप्ति पर विहित प्रारूप, ये प्रारूप को क्या बोला गया है? विहित प्रारूप में तैयार की गई हो। सिंपल सी बात है। ठीक, ये एकदम सिंपल है। ऐसी रिपोर्ट अभिप्रेत है जो किसी व्यथित व्यक्ति
की घरेलू हिंसा की शिकायत पर विहित प्रारूप में तैयार की गई हो। ठीक, अब देखते हैं घरेलू नातेदारी क्या है। घरेलू नातेदारी और साझी गृहस्थी, ये दो ठीक पक्का आएगा, एक ना एक बार तो पक्का आएगा ही आएगा। इसी बार मेरे को लग रहा है दोनों में से कोई एक छप जाएगा। चलो देखते हैं। तो घरेलू नातेदारी पढ़ते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट में से एक ये भी। तो घरेलू नातेदारी से ऐसे दो व्यक्तियों के बीच नातेदारी अभिप्रेत है, नातेदारी रिलेशन अभिप्रेत है, किसके बीच? दो व्यक्तियों के बीच। घरेलू नातेदारी से ऐसे दो व्यक्तियों के बीच नातेदारी अभिप्रेत है जो साझी गृहस्थी में एक साथ रहते हैं। इतना लाइन को पहले समझो, दुनियादारी छोड़ो, इतना लाइन पहले समझना है। घरेलू नातेदारी मतलब क्या है भाई? नातेदारी मतलब रिलेशन, जो हम लोग ब्लड रिलेशन बोलते हैं, निवासी वाला रिलेशन। ठीक, पति पत्नी का संबंध। तो घरेलू नातेदारी से ऐसी नातेदारी अभिप्रेत है, ऐसी नातेदारी, दो व्यक्तियों के मध्य ऐसी नातेदारी अभिप्रेत है जो साझी गृहस्थी में एक साथ रहते हैं। कंडीशन, पहला कंडीशन क्या है? साझी गृहस्थी में एक साथ रहते हैं या किसी समय एक साथ रह चुके हैं, अभी रह रहे होंगे, या फिर किसी समय में, पास्ट में, भूतकाल में कभी रह चुके हों, और वे जब वे समरक्तता मतलब सेम ब्लड, विवाह, सेम ब्लड हो या फिर विवाह हो, विवाह द्वारा, या विवाह दत्तक ग्रहण की प्रकृति की किसी नातेदारी द्वारा संबंधित है। अब उनका रिलेशन क्या है? तो जब वे समरक्तता मतलब सेम ब्लड के हों, या फिर विवाह द्वारा एक दूसरे से क्या हो, संबंधित हों, या एक अविभक्त कुटुंब के रूप में, मतलब जैसे परिवार बड़ा नहीं होता था, 5 भाई हैं, पांचों भाई एक साथ रह रहे हैं, तो वहाँ पर बड़े भाई और छोटे भाई की जो पत्नी है वो भी साझी मतलब गृहस्थी के अंतर्गत ही एक साथ रह रहे हैं वो लोग, है ना भाई, कुटुंब में एक साथ रह रहे हैं। तो वहाँ भी अविभक्त कुटुंब में एक साथ रहने वाले कुटुंब के सदस्य हैं। ठीक है, तो इसको एकदम सिंपल वे में आपको समझा रहा हूँ। घरेलू नातेदारी से किसी दो व्यक्तियों के मध्य, कोई भी दो व्यक्ति हो सकता है, यहाँ पर पति पत्नी की बात नहीं है, कोई भी दो व्यक्ति हो सकते हैं। ठीक है, तो घरेलू नातेदारी से ऐसे दो व्यक्तियों के मध्य नातेदारी अभिप्रेत है जो, पहला कंडीशन, साझे गृहस्थी में रह रहे हैं या भूतकाल में या किसी समय पे रह चुके हैं। साझी गृहस्थी में रह रहे हैं या किसी समय रह चुके हैं। ठीक, जब वे रह चुके हैं, और कंडीशन क्या है, क्यों रहेंगे? जब वे विवाह या समरक्तता या दत्तक ग्रहण की प्रकृति से संबंधित हैं या अविभक्त कुटुंब के सदस्य के रूप में रह रहे हैं। सिंपल सा चीज़ है, एक दो बार लिखो, याद हो जाएगा, बोलो, याद हो जाएगा, कैसे नहीं होगा। ठीक है, चलो इसको रिवाइज करना भाई, अब निकाल बार और बीच में पूछूंगा मैं। अब आता है मजिस्ट्रेट, नहीं ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्यों मैं टिक मार रहा हूँ इसमें, नहीं है ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बट पढ़ा देता हूँ, पढ़ रहा हूँ तो क्या। उस क्षेत्र पर जिसमें व्यथित व्यक्ति अस्थायी रूप से या अन्यथा निवास करता है, मतलब जहाँ व्यथित व्यक्ति क्या करता हो, निवास करता हो, या जिसमें प्रत्यर्थी निवास करता हो, या तो व्यथित व्यक्ति निवास करता हो या प्रत्यर्थी निवास करता हो, या जिसमें घरेलू हिंसा का होना अभिकथित हो, तीनों कंडीशन बन सकता है। मजिस्ट्रेट से उस क्षेत्र पर जिसमें व्यथित व्यक्ति निवास करता हो या प्रत्यर्थी निवास करता हो या घरेलू हिंसा जहाँ हुआ हो, ठीक है, अभिकथित किया गया है। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अधीन अधिकारिता का प्रयोग करने वाला यथा स्थिति प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट, कौन सा? प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट या महानगर मजिस्ट्रेट अभिप्रेत है। तो सिंपल सा लाइन, इसको ऐसे उल्टा पुल्टा आगे पीछे लिख देना। मजिस्ट्रेट से प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट या महानगर मजिस्ट्रेट अभिप्रेत है जिसके क्षेत्र में व्यथित व्यक्ति निवास करता हो या प्रत्यर्थी निवास करता हो या घरेलू हिंसा की घटना होने का अभिकथन किया गया हो। ऐसे लिख दो, आगे पीछे कर सकते हो, थोड़ा बहुत चलेगा, कीवर्ड बस छोड़ना नहीं है। कीवर्ड आपका यही है क्या? प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट, महानगर मजिस्ट्रेट, व्यथित व्यक्ति, प्रत्यर्थी, घरेलू हिंसा, ये सब कीवर्ड हैं, इनको याद रखना बस। ठीक है, तो मजिस्ट्रेट से आशय, ठीक है, प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट या महानगर मजिस्ट्रेट से है जिसके क्षेत्र में प्रत्यर्थी निवास करता हो या व्यथित व्यक्ति निवास करता हो या घरेलू हिंसा की घटना हुई हो। ठीक, अब चिकित्सीय सुविधा से विपरीत ऐसी सुविधा विपरीत है जो इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए राज्य सरकार द्वारा चिकित्सीय सुविधा अधिसूचित की जाए। काट धन्यनुदोष, ऐसे प्रतिकर अभिप्रेत हैं जिसके लिए कोई मजिस्ट्रेट घरेलू हिंसा के परिणाम स्वरूप व्यथित व्यक्ति द्वारा उपगत व्ययों और सहन की गई हानियों को पूरा करने के लिए इस अधिनियम के अधीन किसी अनुतोष की इप्सा करने वाले आवेदन की सुनवाई के दौरान किसी प्रकरण पर व्यथित व्यक्ति को संदाय करने के लिए प्रत्यर्थी को आदेश दे सकता है। धन्यनुदोष हम लोग इसको पढ़े भी हैं आगे के क्या बोलते हैं उसको, ऑर्डर वाले चीज़ में,
कि भाई धनी अनुतोष यानी प्रतिकर है। धारा क्या था याद कर, क्या था, याद आ जा, 16 से स्टार्ट हुआ था तो सनी धनी ऐसा कर था ना, सनी धनी अभी सती, क्या था, आई थिंक सनी 16 17 18 19 था क्या जी, धनी अभितोष, अभी मुझे याद नहीं है, अब देखना पड़ेगा। ठीक है, एकदम आर्टिकल ना रिवीजन करना बहुत ज़रूरी होता है बार बार। अब मैं बोल दिया तो इसको देखे भी मैं छोड़ूंगा नहीं, तुरंत देखो। धनी है 20 में, ओके, धनी किस में है 20 में, 18 से स्टार्ट था, 16 बोल रहा था मैं, 18 19 20, सनी धनी अभी छति, सनी धनी अभी छवि, 18 19 20 21 22, ठीक है, चलो ठीक है। धनी 20 में था, धारा 20 में, ठीक है। तो धनी अनुतोष धारा 20 ऐसा प्रतिकर विपरीत है जिसमें कोई मजिस्ट्रेट घरेलू हिंसा के केस की सुनवाई के दौरान सीधी सी बात प्रत्यार्थी को जो है ना आदेश देता है भाई तुम व्यथित व्यक्ति को संदाय कर दो। ठीक, और इसमें परिभाषा का काम करिए। प्रत्यार्थी से क्या आशा है ये देखो, अभी हमने व्यथित व्यक्ति पिछले बार आया था, हो सकता है इस बार प्रत्यार्थी आ जाए, हुज नोस। तो अच्छे से देखो, ध्यान से, भागना नहीं है, ठीक है। चलो पढ़ो। अब यहाँ पर सीधा बोला गया वयस्क पुरुष, महिला नहीं बोला गया, इस बात को याद रखना। इस अधिनियम के तहत प्रत्यार्थी महिला नहीं बनेगी। ठीक है, अगर महिला का लड़ाई हो गया तो वो अलग चीज़ है, उसमें आप घरेलू हिंसा के केस पे नहीं, क्योंकि यहाँ लिखा गया देखो ना स्पष्ट, प्रत्यार्थी से कोई वयस्क पुरुष अभिप्रेत है तो पुरुष होना जरूरी है उसका। ठीक है, जो व्यथित व्यक्ति की घरेलू नातेदारी में है या रहा है और जिसके विरुद्ध अभी कथित व्यथित व्यक्ति ने इस अधिनियम के अधीन कोई अनुतोष चाहा है, परंतु यह कि यह कोई व्यथित पत्नी है ना, या विवाह की प्रकृति की किसी नातेदार रहने वाली महिला भी पति या पुरुष भागीदार के किसी नातेदार के विरुद्ध शिकायत फाइल कर सकेगी। वही है, किसी भी पुरुष के विरुद्ध शिकायत फाइल कर सकती है, ऐसा बोला जा रहा है। तो प्रत्यार्थी से क्या आशा है, सिंपल सी बात है, प्रत्यार्थी से ऐसा कोई वयस्क व्यक्ति अभिप्रेत है जो व्यथित व्यक्ति की घरेलू नातेदारी में है या रहा है और उसके विरुद्ध व्यथित व्यक्ति ने किसी प्रकार का अनुतोष इस अधिनियम के अधीन चाहा है, या बोल सकते हो उसके विरुद्ध इस अधिनियम के तहत व्यथित व्यक्ति ने घरेलू हिंसा का शिकायत दर्ज किया, ऐसा भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब देखते हैं साझी गृहस्थी, ये इंपॉर्टेंट है, इसको मैं समझाऊंगा, लंबा भी दिख रहा है तो देखते हैं थोड़ा। पहले छोटू से पढ़ लें, आश्रय गृह, तो ये तो राज्य सरकार ने यार आश्रय गृह में अभी अधिसूचित किया करके बस बोलना है, छोड़ो, ये जरूरी है। साझी गृहस्थी, साझी गृहस्थी से ऐसी गृहस्थी अभिप्रेत है, ये तो सिंपल सी लाइन है, इसमें कौन सी बात है, आगे पढ़ो। ऐसी अभी गृहस्थी अभिप्रेत है, कैसी गृहस्थी विपरीत है अब बताओ, चलो। तो जहाँ व्यथित व्यक्ति घरेलू नातेदारी में प्रत्यार्थी के साथ या अकेले रहता है या रह चुका है। साझी गृहस्थी मतलब समझ लो एक घर है, निवास स्थान की बात हो रही है, और घरेलू नातेदारी मतलब रिलेशन की बात हो रही है, नातेदारी की। ठीक है, तो साझी गृहस्थी से ऐसी गृहस्थी विपरीत है जहाँ व्यथित व्यक्ति यानी जो शिकार व्यक्ति है, मतलब जो पीड़ित है, व्यथित व्यक्ति रहता है या किसी घरेलू नातेदारी में या तो अकेले या प्रत्यार्थी के साथ किसी प्रक्रम पर रह चुका है। तो शॉर्टकट में बोलूँ, ज़्यादा लंबा 6 लाइन का परिभाषा कौन लिखेगा, मैं बता रहा हूँ, सुनो ध्यान से, लिख लेना। साझी गृहस्थी से ऐसी गृहस्थी विपरीत है जहाँ व्यथित व्यक्ति घरेलू नातेदारी में, व्यथित व्यक्ति घरेलू नातेदारी में अकेले या प्रत्यार्थी के साथ, सीधा बोलो, रहता है, अकेले या प्रत्यार्थी के साथ रहता है या रह चुका है। इतना पहले याद करो, चलो बोल रहा हूँ उसको याद रखो। साझी गृहस्थी क्या आशा है, साझी गृहस्थी से क्या आशा है, एसजी से, तो साझी गृहस्थी से आशा ऐसी गृहस्थी है, ऐसी गृहस्थी है जहाँ जो कोई, जहाँ क्या, व्यथित व्यक्ति, कौन, व्यथित, जहाँ व्यथित व्यक्ति घरेलू नातेदारी में किसी प्रत्यार्थी के साथ या अकेले, दोनों कंडीशन है, रहता हो या रह चुका हो, बस इतना याद रखो। साझी गृहस्थी से क्या आशा है, तो साझी गृहस्थी ऐसी गृहस्थी विपरीत है जहाँ व्यथित व्यक्ति, कौन, व्यथित पीड़ित महिला, जहाँ व्यथित व्यक्ति साझी क्या बोलते हैं, घरेलू नातेदारी में प्रत्यार्थी के साथ या अकेले रह चुकी हो या रहती हो। ठीक, और जिसके अंतर्गत स्वामित्व वाली भूमि, किराएदार स्वामित्व वाली या किराएदारी या अविभुक्त कुटुंब शामिल हो सकता है। बस इतना याद रखो, इतना ही मेन है, इसमें आप 2 में आराम से 1.5 नंबर खींच लोगे। बाकी इतना याद करने को बोलूँ तो उसी में घूम घूम के फंस के रह जाओगे, छोड़ो उसको, मैं जो बता रहा हूँ उसको याद कर लो, ठीक है।
उसमें हम सारे कीवर्ड मेंशन कर चुके हैं जो उसमें दिया है परिभाषा में, तो आपका नंबर नहीं काटना चाहिए। ठीक, और जिसके अंतर्गत यानी गृहस्थी के अंतर्गत क्या क्या चाहिए? स्वामित्व की जो भूमि है वो स्वामित्व की, किराएदारी या अविभक्त कुटुंब, ठीक है, शामिल है। वो हो गया साझी गृहस्थी। तो साझी गृहस्थी से ऐसी गृहस्थी अभिप्रेत है जिसमें कोई व्यथित व्यक्ति घरेलू नातेदारी में पीड़ित प्रत्यर्थी के साथ या अकेले रह चुकी है, रहती है, जिसके अंतर्गत स्वामित्व या किराएदारी या अविभक्त कुटुंब शामिल है। तो ये मैंने आपको कंप्लीट कर दिया। दूसरा भी आपका हमारा कंप्लीट हो गया। घरेलू हिंसा परिभाषा हमने वैसे उस एक्ट के दौरान पढ़ा था, बट यहाँ सुन लो बस फटाफट, छोटा सा बता देता हूँ। घरेलू हिंसा से आशय क्या है, याद करना कर लेते हैं, निकाय छोड़ेंगे। तो घरेलू हिंसा धारा 3 के अंतर्गत इसको परिभाषित किया गया है, और इसमें क्या कहा गया है? तो घरेलू हिंसा से प्रत्यर्थी का कोई कार्य, लोभ या आचरण, प्रत्यर्थी का कोई कार्य, लोभ या आचरण, ठीक है, घरेलू हिंसा गठित करेगा यदि वह तो घरेलू हिंसा क्या है? तो सीधा दिखना, प्रत्यर्थी का कोई कार्य, लोभ या आचरण घरेलू हिंसा गठित करेगा यदि वह, पहला, व्यथित व्यक्ति के स्वास्थ्य, सुरक्षा, जीवन, अंग की या उसके शारीरिक या मानसिक भलाई की अफहानि करता है। सिंपल इतना रखो। यदि वह, जो प्रत्यर्थी है, पुरुष जो है, यदि वह क्या करता है? व्यथित व्यक्ति के स्वास्थ्य, जो आप वो बोले ना, क्या बोले, मानवाधिकार वाला, उसको यहाँ भी घुसा सकते हो, प्राण, कोई दिक्कत नहीं, वही चीज़ है भाई, स्वास्थ्य प्राण से चल जाएगा, ठीक है। स्वास्थ्य, सुरक्षा, जीवन यानी प्राणी है एक प्रकार से, स्वास्थ्य, सुरक्षा, जीवन, अंग की या शारीरिक और मानसिक भलाई की अफहानि करता है, या उसे क्षति पहुंचाता है, संकटापन्न करता है, या ऐसा करने की प्रकृति है, और जिसके अंतर्गत शारीरिक, लैंगिक, आर्थिक, मौखिक और भावनात्मक दुरुपयोग कारित करना भी शामिल है। तो इतना को आपको याद करना है अच्छे से। घरेलू हिंसा परिभाषा क्या है? तो घरेलू हिंसा से कोई, देखो ऐसा लिखना, घरेलू हिंसा की परिभाषा लिखे तो प्रत्यर्थी का कोई कार्य, लोभ, आचरण घरेलू हिंसा गठित करेगा यदि वह व्यथित व्यक्ति के प्राण, स्वतंत्रता, सुरक्षा, जीवन, अंग, शारीरिक, मानसिक भलाई की अफहानि करता है, जिसके अंतर्गत क्या क्या शामिल है? उसे क्षति पहुंचाना हो, उसे संकटापन्न करना हो, या उसकी ऐसी करने की प्रकृति है, और जिसके अंतर्गत 5 चीज़ें और हैं, शारीरिक दुरुपयोग, मानसिक दुरुपयोग, आर्थिक और लैंगिक दुरुपयोग, और क्या है, भावनात्मक दुरुपयोग कारित करना शामिल है। कंप्लीट ये मैं सबको मिक्स करके बता रहा हूँ ताकि आपको, नहीं तो इतना बड़ा परिभाषा कहाँ याद करोगे, इसे शॉर्टकट में बना बताया हूँ। अब तीसरा है हमारा सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955। अभी तक आपको मेरे ख्याल से एक्ट की परिभाषाएं जो थी मोस्टली इम्पोर्टेंट याद हो गया होगा। अब तीसरा एक्ट का चलते हैं, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम। इसमें देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट है, फिर उसको याद कर लेंगे। सो सिंपल। चलो अभी तक जो आप जुड़े होगे वीडियो में, कमेंट में अपना नाम करो। हिमांशु और और कोई एक लड़की थी, नाम भूल रहा हूँ, सॉरी आपका, बट एक दो लोगों का नाम मैं देखा था कमेंट में आया था, बाकी लोगों को तो जय जोहार है। देखो पहला परिभाषा है सिविल अधिकार, इसको आपको पढ़ना पड़ेगा। होटल भी पढ़ लो यार, छोटू सा है। स्थान के अंतर्गत गृह भवन है, संरचना परिसर है, पढ़ लो, छोड़ो कहाँ छोड़। लोक मनोरंजन स्थान, ये इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट है उसको मैं स्टार लगा दूंगा, ठीक है। PYQ में क्या आया था देख लो, चलो बताता हूँ, रुको, कहाँ है सिविल अधिकार, हाँ यहाँ पर है। होटल की परिभाषा आया जी दूसरा नंबर पे जो है ना, ये आया था होटल वाला भाई, ठीक। परिभाषा देखो ज़्यादा नहीं आता, परिभाषा 2 से 3 ही आता है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 10 नंबर मैक्सिमम, लेकिन 10 नंबर शुद्ध क्यों छोड़ोगे, मैक्सिमम वो भी अगर आगे, हाँ एक बार 8 नंबर का आ गया था लोक सेवा की परिभाषा, घरेलू हिंसा परिभाषा, तो दिक्कत होता, पढ़ना चाहिए। कितना ही पेज का बताऊँ ना, ये मुश्किल से अगर पूरा परिभाषा ही मैं छापा हूँ, इसमें भी 10-15-20 पेज का होगा, उसमें भी मैं सिलेक्ट करके पढ़ा रहा हूँ, सब तो नहीं पढ़ रहे, सारी परिभाषा थोड़ी पढ़नी रहती है। लोक पूजा स्थान हो गया, ये नहीं पढ़ना है, ये नहीं पढ़ना है। दुकान ये ज़रूरी है, ये इंपॉर्टेंट है, दुकान आएगा, हो गया बस इतना ही तो है इसमें। चलो कितना हो गया, तो 1 2 3 4 5 6 परिभाषा यहाँ पढ़ना है बस। यहाँ लिख दूँ क्या,
थोड़ा पता चलेगा कितने परिभाषा एक्चुअल में पढ़ना हम लोग को। इसमें 1 2 3 4 4 5 6 7 8 परिभाषा इसमें पढ़ना है। और इसमें 3 ही था, इसमें भी मानव अधिकार वाले में 3 ही है। ठीक है, तो 3 8 11, ठीक है, 3 8, उसके बाद नीचे में 6 था। तो इतना ही परिभाषा अभी तक 3 चैप्टर में पढ़े हैं अपन। चल सिविल अधिकार की परिभाषा पढ़ें। सिंपल सा है, एकदम छोटू सा है। सिविल अधिकार से ऐसा कोई अधिकार अभिप्रेत है, यहाँ तक तो सब बनाना सीख गए होगे। ऐसा कोई अधिकार अभिप्रेत है जो संविधान के अनुच्छेद 17 द्वारा अस्पृश्यता का अंत कर दिए जाने से किसी व्यक्ति को प्रोद्भूत होता है। सिंपल सा परिभाषा, सिविल अधिकार से ऐसा कोई अधिकार अभिप्रेत है जो संविधान के अनुच्छेद 17 के द्वारा अस्पृश्यता के अंत करने पर यानी समाप्ति करने पर उस व्यक्ति को क्या होता है, प्रोद्भूत होता है। सिंपल लाइन, सिंपल डेफिनेशन कंप्लीट। अब दूसरा है होटल। तो होटल के अंतर्गत जलपान गृह, भोजनालय 1 2, बासा, काफ़ी हाउस और कैफ़े, 5 चीज़ें हैं इसमें लिखा है, सीधा वही लिख दो, ख़त्म करो बात। तो 5 चीज़ें क्या क्या है? तो होटल के अंतर्गत जलपान गृह, भोजनालय, बासा, काफ़ी हाउस और कैफ़े। बासा, काफ़ी, कैफ़े। काफ़ी कैफ़े तो बन ही जाएगा, काफ़ी कैफ़े। अभी दो को याद कर लेते हैं। चलो देखो, होटल में हम लोग क्या करते हैं? होटल में सबसे पहले जल पीते हैं। होटल में जाते हैं सब लोग, क्या पीते हैं? जल पीते हैं। जल के बाद भोजन करते हैं। जल पीने के बाद क्या करते हैं? भोजन खाते हैं। भोजन के बाद कहाँ जाते हैं? बासा मतलब वाश बेसिन। बासा मतलब वैसे तो होता है, बासा मतलब बास मतलब वाश बेसिन। ठीक है, बासा मतलब बेसिन। तो बेसिन में जाते हैं हाथ पैर धोने। बेसिन के बाद आते हैं तो बोलते हैं भाई कॉफ़ी कुछ लेगा क्या? तो फिर कॉफ़ी पीते हैं। फिर हम लोग कैफ़े से निकल जाते हैं। ठीक है KGF देखने निकल जाते हैं, ऐसे याद कर लो, कैफ़े को KGF देखने निकल जाते हैं लास्ट में। तो क्या करिए, सबसे पहले बैठेंगे तो पानी जल पिएंगे, जलपान गृह जल पिएंगे, फिर भोजन खाएंगे। भोजन के बाद हम लोग बासा यानी कि क्या करेंगे, हाथ धोने वाश बेसिन में जाएंगे, बेसिन में जाएंगे, बासा में जाएंगे हाथ धोने। उसके बाद आके कॉफ़ी पीएंगे, फिर KGF देखने निकल जाएंगे, कैफ़े। तो होटल के अंतर्गत जलपान गृह, भोजनालय, बासा और फिर कॉफ़ी पीएंगे तो कॉफ़ी हाउस और कैफ़े शामिल है। होटल हो गया जी। चलो नेक्स्ट देखते हैं अब स्थान। तो स्थान के अंतर्गत सबसे पहले तो घर, भवन, अन्य संरचना तथा परिसर, और उसके अंतर्गत तंबू, यान और जलयान भी है। क्या पता होटल पूछा, स्थान पूछ दे इस बार, तो ध्यान रखो। स्थान के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं? हमारा खुद का पहले घर के बाद भवन, संरचना, परिसर, जिसके अंतर्गत तंबू, यान, जलयान शामिल है। तक कदम। लोक मनोरंजन स्थल, ये देख लो। तो लोक मनोरंजन स्थान से अंतर्गत कोई ऐसा स्थान अभिप्रेत है जिसमें जनता को प्रवेश करने दिया जाता है और जिसमें मनोरंजन की व्यवस्था की जाती है या मनोरंजन किया जाता है। सिंपल सा परिभाषा भाई, लोक मनोरंजन स्थान से ऐसा कोई स्थान अभिप्रेत है जिसमें जनता को पहला चीज़ प्रवेश करने दें, जनता को क्या दें? प्रवेश करने दो, और दूसरा उसके अंदर मनोरंजन की व्यवस्था हो। बस 2 लाइन लिख देना, खत्म। लोक मनोरंजन स्थान के अंतर्गत ऐसा स्थान अभिप्रेत है जिसमें जनता को प्रवेश करने दिया जाता है और दूसरा जहाँ मनोरंजन की व्यवस्था की जाती है। खत्म हो गया। अब मनोरंजन के अंतर्गत कोई प्रदर्शनी, तमाशा, खेल कूद कुछ भी शामिल हो सकता है। यहाँ नीचे लिखा गया, ये देखो, मनोरंजन के अंतर्गत प्रदर्शनी है, तमाशा है, खेल कूद है, क्रीड़ा है, अन्य प्रकार का अमूर्त कोई भी शामिल हो सकता है। अब लोक पूजा स्थान, तो ये भी वैसी है। लोक पूजा स्थान से ऐसा स्थान अभिप्रेत है, इसको काट दो, इसका जोड़ दो। लोक पूजा स्थान से ऐसा स्थान अभिप्रेत है जो धार्मिक पूजा के सार्वजनिक स्थान के तौर पर उपयोग में लाया जाता है। पहला लाइन क्या है? जो धार्मिक पूजा के सार्वजनिक स्थान के तौर पर उपयोग में लाया जाता है। ठीक है, या तो पहला अपन क्या पढ़े जी? पहला अपन पढ़े धार्मिक पूजा, ठीक है, के सार्वजनिक स्थान के रूप में यूज हो रहा है, या। और दूसरा है जो वहाँ धार्मिक सेवा या प्रार्थना करने के लिए किसी धर्म को मानने वाले या किसी धार्मिक संप्रदाय या उसके किसी विभाग के व्यक्तियों को समर्पित किया गया है। दूसरा पॉइंट ये है कि भाई ये जो है, जो वहाँ कोई धार्मिक सेवा या प्रार्थना करने वाले, किसी धर्म को मानने वाले, धार्मिक संप्रदाय को मानने वाले किसी विभाग के व्यक्तियों को क्या किया गया है? समर्पित किया गया। 2 चीज़ें हैं। पहला चीज़ ये कि
धार्मिक क्रियाकलापों हेतु धार्मिक पूजा के सार्वजनिक स्थान के तौर पर उपयोग में लाया जाता है। लोक पूजा स्थान, तो सीधी सी बात है, लोक पूजा स्थान से ऐसा स्थान विपरीत है, पहला जो धार्मिक पूजा के सार्वजनिक स्थान के तौर पर प्रयोग किया जाए, दूसरा जो किसी धार्मिक संप्रदाय के विभाग के व्यक्तियों को समर्पित हो। अब जिसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें हैं, तो भाई संलग्न सबभूमि, गौड़ पवित्र स्थान, ये सारी चीज़ें वैसे लिखने की जरूरत नहीं है, इसको छोड़ो, इतना याद रख लेना काफ़ी है। लोक पूजा स्थान से क्या आशा है, ठीक है, बन जाएगा जी। बाकी लिखना चाहो तो इसमें संलग्न सभी भूमि आता है, निजी स्वामित्व की भी कोई भूमि आ जाता है अगर वो मन अनुज्ञा दे रहा है तो, गौड़ भूमि भी आ जाता है, सब लिखा है इसमें। तो लोक पूजा स्थान से अब आशय ऐसा स्थान अभिप्रेत है, कैसा स्थान विपरीत है, जहाँ धार्मिक पूजा के जो धार्मिक पूजा के सार्वजनिक स्थान के तौर पर उपयोग में लाया जा रहा है या जो किसी धार्मिक संप्रदाय के व्यक्तियों के विभागों को समर्पित है, ठीक है। अब आता है दुकान, छठवां लास्ट हमारा। दुकान क्या है, तो दुकान से कोई ऐसा परिसर विपरीत है जहाँ वस्तुओं का या तो थोक या तो फुटकर मतलब चिल्लर, ठीक है, थोक या चिल्लर या फुटकर प्रकार का विक्रय किया जाता है। क्या किया जाता है, विक्रय किया जाता है, और जिसके अंतर्गत इसके अंतर्गत निम्नलिखित हैं, क्या क्या है नहीं लिखा, मैं बता रहा हूँ इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें हैं। तो इसके अंतर्गत आ जाएगा पहला, ऐसा स्थान जहाँ फेरी वाले या विक्रेता द्वारा चलते फिरते यान से माल का विक्रय किया जाता हो। तो पहला हो गया आपका जो फेरी वाले होते हैं ना, फेरी वाले या फिर जो वाहन से जो माल बेचते हैं, वाहन से चलते फिरते वाहन से क्या किया जाए, माल बेचा जाए, पहला। दूसरा पॉइंट में आप लिख दीजिए कि जो लॉन्ड्री होते हैं, लॉन्ड्री या जो सैलून होते हैं वो भी इसके अंतर्गत आ जाएंगे, लॉन्ड्री या सैलून। तीसरा लिख दीजिए कि जहाँ कोई अन्य स्थान जिसमें किसी अन्य प्रकार की सेवा की जाए, क्या की जाए, अन्य प्रकार की सेवा की जाए। तो 3 चीज़ें इसके अंतर्गत आ जाती हैं। तो दुकान से क्या अभिप्रेत है, दुकान से ऐसा कोई परिसर अभिप्रेत है जहाँ पर वस्तुओं का या सेवा भी लिख सकते हो, वस्तुओं का या सेवा का क्या होता है, थोक या फुटकर में विक्रय किया जाता है, थोक या फुटकर में क्या जाता है, विक्रय किया जाता है। जिसके अंतर्गत पहला तो ये कि जो फेरी वाले या चलित वाहन में माल बेचते हैं वो आते हैं, और दूसरा सैलून वाले आ जाते हैं, और तीसरा कोई अन्य सेवा प्रदान करने वाले आ जाते हैं, ठीक। तो ये हो गया आपका कंप्लीट आर्टिकल। अब चौथा नंबर पे आ गए अपन एक्ट में। 3 एक्ट में आपको पढ़ा दिया, देखो कितना टाइम लगा है, कितना मिनट हुआ है अभी देखें, मतलब 37 मिनट हो गया लेकिन याद तो हुआ होगा, कोई दिक्कत नहीं, एक आध घंटे बन जाएगा। फिर से इसको 2 पार्ट में बनाऊंगा। चलिए क्या आउट पढ़ाता हूँ। अनुसूचित जाति और जनजाति अधिनियम 1989, ओके, इसमें देखते हैं क्या क्या अत्याचार से धारा 3 के दंडनीय अपराध अभिप्रेत हैं। तो अत्याचार परिभाषित कीजिए, तो ये जो 8-10 हम लोग पढ़ते हैं उसी को यहाँ पर डील करना है, इसको मैं और डील कर दूँगा। आश्रित से क्या से है, दूसरा आर्थिक बहिष्कार में क्या क्या शामिल है, ये काम का है। अनन्य विशेष न्यायालय कटअप, वन अधिकार का अर्थ वही होगा जो उसमें है कटअप, जो दूसरे अधिनियम में है, तो इसमें क्यों पूछेगा परिभाषा बताओ। हाथ से मैला उठाने वाले कर्मी का अर्थ वही होगा जो हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और पुनर्वास अधिनियम 2013 की धारा 2 दूसरे अधिनियम में तो छोड़ो। लोक सेवा भी यथा परिभाषित, लोक सेवा का सांता में कोई व्यक्ति सम्मिलित है। देखो लोक सेवक परिभाषा एक तो यहाँ पर एक भ्रष्टाचार अधिनियम में भी है, तो भ्रष्टाचार वाला ज़्यादा वाइड पर्सपेक्टिव में है। विशेष न्यायालय ये देख लेना, कोई सेशन न्यायालय जो धारा 14 के तहत है, देखते हैं अभी। और सामाजिक बहिष्कार, पीड़ित, साक्षी, बस इतनी है। तो कितना हुआ, 4, 5 और 3, 8 परिभाषाएं इसमें मिली आपको, ठीक है, 8 परिभाषाएं मिली आपको इसमें, तो 8 इसमें है बच्चा। चलो, अनुसूचित जाति अधिनियम, अत्याचार से क्या है, तो भी अत्याचार से जो धारा 3 में हम लोग पढ़ते हैं डिटेल से, उसी को पूरा डिटेल में बताया गया है और कुछ नहीं, कि भाई जो कोई व्यक्ति अनुसूचित जाति जनजाति व्यक्ति के विरुद्ध में क्या क्या काम करें, भाई उनका 4-5 चीज़ जो नहीं था अत्याचार के अपराध के वर्णन में, अखाद्य पदार्थ खिला दे, है ना, परिसरों में उसके गंदगी फैला दे, उसके विरुद्ध आगजनी घटना करे, जूतों को माला पहनाए, कपड़े उतारे, बाल मुंडन करे,
इस उनकी स्त्री को दासी के रूप में यूज करे, कब्जा करे उनके जगह पे, ये सारी चीज़ें जो पढ़ते थे हम लोग वो सब लिखना। आश्रित से क्या है? आश्रित से पीड़ित का ऐसा पति, है ना, पीड़ित का ऐसा पति या पत्नी, बालक, माता पिता, भाई और बहन अभिप्रेत हैं जो ऐसे पीड़ित पर अपनी सहायता और भरण पोषण के लिए पूर्णतः या मुख्यतः आश्रित है। ठीक है भाई, आश्रित से क्या आशा है? तो आश्रित से पीड़ित का ऐसा संबंधी, पीड़ित का पति हो या पत्नी हो, बालक हो, माता पिता हो, भाई या बहन हो, जो पीड़ित पर ही सहायता और भरण पोषण हेतु पूर्णतः या मुख्यतः क्या है? आश्रित है। सिंपल सा डेफिनेशन है भाई। यहाँ पर आप एक बार रिलेशन का सबका नाम लिख दो और क्या वो निर्भर है बोल दो। आर्थिक बहिष्कार में क्या क्या चीज़ें शामिल है वो देखो। आर्थिक बहिष्कार से निम्नलिखित विपरीत है: अन्य व्यक्ति से भाड़े पर कार्य से संबंधित व्यवहार करने या कारोबार करने से इनकार करना। ठीक है, आर्थिक बहिष्कार से निम्नलिखित विपरीत है। पहला चीज़ है भाड़े पर जो है, अपन जो भाड़े पर जो है किराए पर कार्य से संबंधित व्यवहार करने या कारोबार करने से इनकार करना। ठीक। दूसरा, अवसरों का प्रत्याख्यान करने जिससे सेवाओं तक पहुँच या प्रतिफल के लिए सेवा प्रदान करने हेतु संविदाजन्य अवसर सम्मिलित हैं। तो अवसर, समुचित अवसर न देना समझो। ऐसे निबंधनों पर कोई बात करने से इनकार करना जिस पर कोई बात कारोबार के सामान्य अनुक्रम में सामान्यतः समझी जाएगी। ऐसी वृत्ति का कारोबार संबंधित संबंधों से प्रतिविरत रहना जो किसी अन्य व्यक्ति से रखे जाते हैं। तो ये चार चीज़ें हैं आर्थिक बहिष्कार में। पहले तो सिंपल लो, भाड़े पर कार्य करने से, ठीक है, व्यवहार कारोबार करने से मना कर देता है भाड़े पर। दूसरा, अवसरों का प्रत्याख्यान नहीं करता है, मतलब अवसर नहीं देता है उसको बराबर। तीसरा, उससे किसी मुद्दे पे, कारोबार संबंधी किसी मुद्दे पर बात नहीं करता है। तो पहला हो गया भाड़े पर कार्य नहीं करता, दूसरा अवसर नहीं देता, तीसरा बात नहीं करता, और चौथा हो जाएगा ऐसे कारोबार संबंधों से प्रतिविरत होना जो अन्य व्यक्ति से रखा जाता है, संबंध नहीं रखता उससे। तो ये चार चीज़ें आप लिख सकते हैं। ठीक। इसके बाद लोक सेवक को नहीं, उसमें पढ़ेंगे, इसमें नहीं, विशेष न्यायालय भी नहीं। सामाजिक बहिष्कार से कोई रूढ़िगत सेवा अन्य व्यक्ति को देने के लिए और उससे प्राप्त करने के लिए अनुग्रह करने से इनकार करना। सामाजिक बहिष्कार से क्या है? सामाजिक बहिष्कार से कोई रूढ़िगत सेवा अन्य व्यक्ति को देने, ठीक है भाई, अन्य व्यक्ति को देने के लिए या उससे प्राप्त करने के लिए, दोनों चीज़, या तो उसको देने के लिए या उसको प्राप्त करने के लिए अनुज्ञात करने से इनकार करना, मतलब मना करना। कोई भी रूढ़िगत जो सेवा है, ठीक है, रूढ़िगत जो सेवा है वो उसको देने से या उससे लेने से मना करे, या ऐसे सामाजिक संबंधों से प्रतिविरत रहना जो कोई व्यक्ति अन्य व्यक्ति से बनाए रखता है, और या अन्य व्यक्तियों से उसको अलग थलग करना विपरीत। सिंपल सी बात है। सामाजिक बहिष्कार में क्या आशा है? तो सामाजिक बहिष्कार से अभिप्रेत, ऐसे लिख देना, यहाँ पर जोड़ देना, मैं बोल रहा हूँ। सामाजिक बहिष्कार से अभिप्रेत है कोई ऐसी रूढ़िगत सेवा उससे प्राप्त करना या उसको देने से मना करना जो अन्य व्यक्तियों से, उसके छोड़ के अन्य व्यक्तियों से की जाती है, तो वहाँ पर सामाजिक बहिष्कार हो जाएगा। सिंपल सी बात। ठीक है भाई, कोई भी आप उस रूढ़िगत सेवा है उसको देने से या फिर उससे लेने से मना कर रहे हो, लेकिन किसी दूसरे व्यक्ति से आप कर रहे हो, तो वो सामाजिक बहिष्कार हो गया ना वो तो। पीड़ित क्या है? तो पीड़ित से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो धारा 2 की धारा 1 के खंड ग के अधीन अनुसूचित जातियों और जनजातियों की परिभाषा के भीतर आता है, और जो इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिए, सीधा यहीं से याद करना, ये यहाँ से कैसे पढ़ोगे बताऊँ? सिंपल सुनो। पीड़ित से क्या आशा है? तो पीड़ित से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो ST या SC का सदस्य है। सीधा लिखो, यहाँ पर इतना लंबा यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा लिखो। पीड़ित से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो ST SC का सदस्य है तथा जो इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के किए जाने, ठीक है, किए जाने के फलस्वरूप शारीरिक, मानसिक, मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक या धनी हानि अनुभव करता है। कंप्लीट, इतना काफ़ी, और क्या। ठीक है, पीड़ित से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग का सदस्य है तथा जो क्या करता है भाई? इस अधिनियम के अधीन जो लिखित अपराध हैं उनसे संबंधित वो शारीरिक, मानसिक, मनोवैज्ञानिक, भावनात्मक या धनी हानि का अनुभव करता है। ठीक। साक्षी क्या है? तो साक्षी से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो इस अधिनियम के अधीन अपराध से अंतर्विलित, इस अधिनियम के अधीन अपराध जो हैं, इस अधिनियम के अधीन जितने अपराध हैं उनसे संबंधित किसी दांडिक कार्य के अन्वेषण, जांच या विचारण के प्रयोजन के लिए तथ्यों और परिस्थितियों से परिचित है। इतना याद रखो बस। ठीक है, साक्षी से कोई ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है
जो इस अधिनियम के अधीन अपराध से अंतर्वलित किसी दंडिक कार्य के, सीधी सी बात, ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो कि इस अधिनियम के अधीन अपराध जो भी है उससे संबंधित जो दंडित कार्य हैं उसके क्या अन्वेषण, जांच या विचारण के प्रयोजन के लिए, उसके अन्वेषण, जांच या विचारण के प्रयोजन के लिए तथ्यों और स्थितियों से परिचित है या जानकारी रखता है, उसकी समझ लो। ठीक है। और जो ऐसे मामले के अन्वेषण, जांच या विचारण के दौरान जानकारी देने, वचन करने या कोई दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए अपेक्षित है या हो सकेगा, और जिसमें ऐसे अपराध का पीड़ित सम्मिलित है। तो सिंपल से परिभाषा, साक्षी से तात्पर्य ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, या साक्षी से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो इस अधिनियम के अधीन अपराध से संबंधित किसी दंडिक कार्य के, जो इस अधिनियम के किसी अपराध से संबंधित किसी दंडिक कार्य के जांच, कोई भी दंडिक कार्य हो तो उसके जांच, अन्वेषण, विचारण के प्रयोजन से, किसी दंडिक कार्य को हुआ है उसके जांच, विचारण, अन्वेषण के प्रयोजन से कोई तथ्य या परिस्थितियों से परिचित है, ठीक है, वो जानकारी रखता है या वो कोई क्या कर सकता है, आवश्यक ज्ञान रखता है, और जो ऐसे मामले के विचारण के दौरान जानकारी देने के लिए अपेक्षित हो सकता है, उसे कहते हैं पीड़ित, साक्षी। ठीक है। तो आई थिंक इतना काफ़ी है। अब जो बाकी परिभाषा है उसको मैं पार्ट 2 में करूँगा। एक वीडियो कितना लंबा बनाऊँगा, है ना, बाकी पार्ट 2 में। तो आई थिंक आपको अब समझ आ गया होगा, कितने सारी परिभाषा हमने पढ़ लिया। मैं बार बार रिवाइज इसलिए करता हूँ कि आपको पूरा रटा जाए, अच्छे से याद हो जाए, है ना भाई, तब तो मज़ा आएगा। ठीक है, चलो कल मतलब नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं।